भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म और एक ऐसी लाइटिंग टेक्निक जिसे आज दशकों बाद भी दुनिया के बड़े बड़े फिल्म स्कूलों में टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाया जाता है। इस फिल्म को बनाने में उस वक्त पैसा पानी की तरह बहाया गया था। कहानी थी पर्दे पर एक ऐसा कामयाब डायरेक्टर जो अपना सब कुछ खो देता है और एक ऐसी नई हीरोइन जो रातों रात आसमान छू लेती है। यह केवल कागज़ के फूल की कहानी नहीं थी। इस कहानी में उनकी पर्सनल लाइफ की झलक साफ दिखाई देती है। यह एक ऐसी खौफनाक ट्रेजेडी थी जहां रियल लाइफ और रियल लाइफ आपस में ऐसे टकराए कि जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तो सिनेमाघरों की कुर्सियां बिल्कुल खाली थी। एक ऐसी फिल्म जो अपने वक्त से इतनी आगे थी कि उसने अपने बनाने वाले को बर्बाद कर दिया। आइए चलते हैं 1950 के उस गोल्डन एरा में और फिल्मी स्टोरियों के इस मास्टर क्लास में खोलते हैं उस दर्दनाक मास्टरपीस के राज जिसने गुरुदत्त को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। साल 1957 गुरुदत्त की फिल्म प्यासा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद गुरुदत्त आसमान पर थे। उनके पास पैसा था, इंडस्ट्री की ताकत थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक ऐसी कहानी थी जो उनके दिल के सबसे करीब थी। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्मों में से थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री की चमकती हुई दुनिया के पीछे के अंधेरे और कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा था। इसी पिक को गढ़ने के लिए गुरुदत्त इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों थे। इस ग्रैंड विजन को कागज पर उतारने का काम किया उनके सबसे खास दोस्त और राइटर अबरार अलवी ने। अबरार अलवी ने इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले लिखा था जो उस स्क्रिप्ट का असली बैकबोन था। फिल्म को एक विजुअल मास्टरपीस बनाने के लिए उस दौर के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट को लाया गया। कॉस्ट्यूम डिजाइन्स के लिए भानु अथैया को लाया गया जो आगे चलकर ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी, और आर्ट डायरेक्शन का जादू दिखाया M.R. आचरेकर ने। लेकिन सबसे बड़ा जादू था सिनेमेटोग्राफर V.K. मूर्ति साहब का। क्या आप जानते हैं, कागज के फूल भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। गुरुदत्त ने हॉलीवुड से स्पेशल एनामॉर्फिक लेंस मंगवाए। जरा एक डायरेक्टर के नजर से देखिए फिल्म का वो अमर गाना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। यह गाना हिंदी सिनेमा के सबसे महान फिल्मी गीतों में गिना जाता है, जहां कैमरा, रोशनी और भावनाएं एक हो जाती है। इस गाने में एक जादुई रोशनी की किरण के बीच गुरुदत्त और वहीदा रहमान खड़े हैं। यह शॉट आज भी दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाया जाता है। आजकल सेट पर हमें लाइट की कोई शार्प बीम या गॉड रेज बनानी हो तो बस हम HMI या शार्प प्रोफाइल लाइट यूज करते हैं और हेजर या लोबान का धुआं छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए 1959 के दौर में जब ऐसी कोई मॉडर्न हाई इंटेंसिटी लाइट मौजूद नहीं थी तो आखिर V.K. मूर्ति साहब ने यह चमत्कार कैसे किया। इस जादुई शॉट का आइडिया किसी किताब से नहीं बल्कि एक इत्तेफाक से आया था। महान सिनेमेटोग्राफर V.K. मूर्ति साहब ने बताया था कि एक दोपहर में वो स्टूडियो में खाली बैठे थे। अचानक उनकी नज़र एक रोशनदान से अंदर आ रही धूप की किरण पर पड़ी। उस तेज धूप में स्टूडियो के अंदर हवा में उड़ती हुई प्राकृतिक धूल चमक रही थी। बस उसी एक पल ने इतिहास रच दिया। क्योंकि इतनी शार्प बीम बनाने के लिए उस जमाने में कोई लाइट नहीं थी, इसलिए V.K. मूर्ति साहब ने असली सूरज को ही हैक कर लिया। उन्होंने स्टूडियो के बाहर छत पर एक बहुत बड़ा शीशा लगवाया। वहां से उस तेज धूप को रिफ्लेक्ट करके स्टूडियो के अंदर छत के ऊपरी हिस्से से लगे दूसरे शीशे पर मारा गया और फिर उस दूसरे शीशे से उस तेज की प्राकृतिक किरण को सीधा नीचे स्टेज पर भेजा गया। लेकिन कैमरे पर उस किरण को गाढ़ा और जादुई दिखाने के लिए सिर्फ धूप काफी नहीं थी। मूर्ति साहब ने अपने उसी रोशनदान वाले ऑब्जर्वेशन को दोहराया। उन्होंने सेट की हवा में ढेर सारी धूल उड़ाई और उस बीम को कैमरे में और ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए धुएं और लोबान का भारी इस्तेमाल किया। तब जाकर कैमरे के लेंस में वो जादुई रोशनी कैद हो पाई जिसे दुनिया आज सिनेमेटोग्राफी का चमत्कार मानती है। ये शॉट आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन फ्रेमिंग और लाइटिंग सेटअप्स में गिना जाता है। अगर आपने इस फिल्म को ध्यान से देखा हो तो इसकी शुरुआत और इसका अंत दोनों एक खाली वीरान फिल्म स्टूडियो से होते हैं। वो खाली स्टूडियो सिर्फ एक लोकेशन नहीं था, वो गुरुदत्त के अकेलेपन और उनके टूटे हुए दिल का सबसे बड़ा सिंबल था। सुरेश सिन्हा अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। उसे एक नई अनजान लड़की शांति मिलती है
जिसे वो एक बहुत बड़ी स्टार बना देता है। लेकिन यहाँ एक बेहद अजीब और डरा देने वाला मोड़ आता है। फिल्म का किरदार सुरेश सिन्हा कहीं ना कहीं खुद गुरुदत्त का प्रतिबिंब था। जो कहानी गुरुदत्त पर्दे पर शूट कर रहे थे, वैसी ही कुछ हलचल उनकी अपनी असली जिंदगी में घटनी शुरू हो गई थी। सेट पर गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और दूसरी तरफ घर पर उनकी पत्नी लेजेंडरी सिंगर गीता दत्त के साथ उनका रिश्ता दरक रहा था। जरा इस दर्दनाक हकीकत को देखिए। फिल्म का एक गाना था 1 2 3 4 5, जिसे गीता दत्त ने ही गाया था। सोचिए उस पत्नी के दिल पर क्या बीत रही होगी जो अपने ही पति की एक ऐसी फिल्म के लिए गा रही थी जिसकी कहानी उसकी अपनी बर्बाद होती हुई शादी से मिलती जुलती थी। कैफी आज़मी के लिखे बोल, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ये गाने महज संगीत नहीं थे, ये इस पूरी फिल्म का इमोशनल स्पाइन था। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बयां कर रहा था कि कैसे लोग बारी बारी बिछड़ जाते हैं। गुरुदत्त इस कहानी में इतने गहरे डूब गए थे कि उन्होंने ऑथेंटिसिटी के लिए यह फिल्म किसी नकली सेट पर नहीं बल्कि सेंट्रल स्टूडियोज और महबूब स्टूडियोज की असली लोकेशंस पर शूट की थी। गुरुदत्त अपने विजन के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे थे। इस फिल्म पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था। महान एस.डी. बर्मन का संगीत और वी.के. मूर्ति की टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी थी। और फिर आया वो शुक्रवार, कागज के फूल के रिलीज का दिन। फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म के फ्लॉप होने का एक बहुत बड़ा टेक्निकल कारण था जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुदत्त ने हॉलीवुड से लेंस मंगवाकर इसे सिनेमा स्कोप तो शूट कर लिया, लेकिन उस दौर में भारत के 90% सिनेमाघरों में प्रोजेक्टर्स पर सिनेमा स्कोप लेंस नहीं था। नतीजन यह फिल्म आम सिनेमाघरों में चली तो पर्दे पर विजुअल थोड़े कटे हुए या चपटे दिखे। जो सिनेमा स्कोप तकनीक इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी, वही इसकी बॉक्स ऑफिस मौत का कारण बन गई। इसके अलावा दर्शक उस दौर में सिनेमा को सपनों की दुनिया मानते थे और यह फिल्म उन्हें हकीकत दिखा रही थी। 1950 के उस दौर की ऑडियंस सिनेमाघरों में एस्केपिज्म तलाशने आती थी, अर्थात उन्हें एक उदास और पूरी तरह टूट चुके हुए इंसान की कहानी बिल्कुल हजम नहीं हुई। नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सिनेमा घरों की कुर्सियां खाली रहने लगी। इस सफलता ने गुरुदत्त को गहराई से प्रभावित किया। उनका गुरूर, उनका विजन, सब कुछ बिखर गया। 1959 में इस फिल्म ने गुरुदत्त को लगभग 17 लाख रुपए का भारी नुकसान पहुंचाया, जो उस दौर के लिए एक भयानक रकम थी। इसकी इसी भारी कर्ज और दिल टूटने की वजह से गुरुदत्त ने उसी स्टूडियो में खड़े खड़े कसम खाई कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूंगा। और उन्होंने सच में मरते दम तक अपना नाम बतौर डायरेक्टर किसी फिल्म में नहीं दिया। उनकी अगली क्लासिक फिल्म साहिब बीवी और गुलाम का निर्देशक आधिकारिक रूप से अबरार अलवी के नाम पर रहा। अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और दर्दनाक विडंबना, आयरनी। जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी, उसी फिल्म ने उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2 सबसे बड़े टेक्निकल अवार्ड्स जीते। वी.के. मूर्ति को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और एम.आर. आर्चरेकर को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। इंडस्ट्री जानती थी कि यह फिल्म टेक्निकली कितनी महान है, पर पब्लिक ने इसे ठुकरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। और 90s के दशक में जब यूरोप और फ्रांस के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कागज़ के फूल को दोबारा दिखाया गया, तो वहाँ बैठी ग्लोबल ऑडियंस दंग रह गई। उन्होंने इस फिल्म को वर्ल्ड सिनेमा का एक मास्टरपीस घोषित कर दिया। लेकिन अफसोस, जब तक इस दुनिया ने कागज़ के फूल की असली कीमत समझी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्टूबर 1964 में गुरुदत्त इस बेदर्द दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। कागज़ के फूल महज एक फिल्म नहीं है, यह फिल्म एक कलाकार के भीतर चल रहे संघर्ष का सिनेमाई दस्तावेज बन गई। फिल्म के अंत में वही महान निर्देशक एक खाली स्टूडियो में एक गुमनाम आदमी बनकर रह जाता है। जिस अकेलेपन, जिस टूटे हुए दिल और खाली स्टूडियो के अंधेरे को उन्होंने पर्दे पर दिखाया था, आगे चलकर उनकी असली ज़िंदगी भी उसी अंधेरे में खो गई। कागज़ के फूल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक खाली स्टूडियो की खामोशी आज भी गूंजती है। जिस डायरेक्टर ने इंडियन सिनेमा को रोशनी दिखाई, वो खुद अंधेरे में कहीं गुम हो गया। कुछ फिल्में वक्त के साथ पुरानी हो जाती है, लेकिन कुछ फिल्में वक्त से आगे निकल जाती है, और कागज़ के फूल उन्हीं में से एक थी। बस वही लाइन याद आती है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। अगर आपको ये खाली स्टूडियो की दर्दनाक कहानी दिल को छू गई हो तो फिल्म स्टोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या एक सच्चे कलाकार को उसके जीते जी वो इज्जत मिलती है जिसका वो सच में हकदार होता है।